बात शुरू होती है एक ऐसे कस्बे से जहां रात का सन्नाटा सिर्फ चुप्पी नहीं बल्कि डर की एक चादर बिछा देता था। उस कस्बे का नाम था चंदनपुर। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा यह कस्बा अपनी प्राचीन मंदिरों और घने जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा मशहूर करती थी वह थी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर बड़े बड़े बहादुरों के दिल दहल जाते थे। यह थी शैतान की सवारी की कहानी, एक भूतिया बस की जो चंदनपुर की सड़कों पर हर अमावस की रात को निकलती थी। इस बस में जो भी यात्री चढ़ता वह कभी वापस नहीं लौटता। कुछ का कहना था कि वे गायब हो जाते थे, कुछ कहते थे कि उनकी चीखें रात में गूंजती थीं, और कुछ तो यहाँ तक कहते थे कि उनकी आत्माएं उस बस में कैद हो जाती थीं। चंदनपुर की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं, जो घने कोहरे और जंगल की छाया से ढकी रहती थीं। यहाँ की हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक रहती थी, चाहे गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। कस्बे के लोग रात होने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे, खासकर अमावस की रात को। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे, कहानियां उस बस की जो कभी इंसानों की थी लेकिन अब शैतान की हो चुकी थी। उस बस की लाइटें झिलमिलाती हैं, एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, वह तुम्हें बुलाती है। अगर तुमने उसकी तरफ देख लिया तो समझो तुम गए। इसी चंदनपुर में एक दिन एक अनजान शख्स की एंट्री हुई। उसका नाम था अर्जुन वर्मा। अर्जुन दिल्ली से आए एक पत्रकार थे जिनका करियर डूबने की कगार पर था। 35 साल की उम्र में वह एक ऐसी स्टोरी की तलाश में थे जो उनकी जिंदगी बदल दे। चंदनपुर की भूतिया बस की कहानी उनके कानों तक पहुंची थी और उन्होंने सोचा कि अगर वे इस रहस्य को सुलझा लें तो उनकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है। ये सब अंधविश्वास है, अर्जुन ने अपने दोस्त से फोन पर कहा जब वह चंदनपुर की बस में बैठकर आ रहा था। लोग डरते हैं तो कहानियां बनाते हैं, मैं सच ढूंढ लूंगा। चंदनपुर पहुंचते ही अर्जुन को कस्बे की सर्द हवा ने घेर लिया। बस स्टैंड पर उतरते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। स्टैंड खाली सा था, सिर्फ एक पुरानी चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे फुसफुसा रहे थे। अर्जुन ने अपनी बैकपैक कंधे पर डाली और पास के एकमात्र ढाबे की ओर बढ़ा जहां वह रुकने का इरादा रखता था। ढाबे का मालिक एक मोटा ताजा शख्स जिसका नाम था भोला, अर्जुन को देखकर मुस्कुराया। शहर से आए हो साहब? उसने पूछा। यहाँ क्या काम? मैं एक कहानी की तलाश में हूं, अर्जुन ने कहा, अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए। उस भूतिया बस की। भोला की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न रहा हो और फिर धीरे से बोला, साहब, उस बस के बारे में मत पूछो, जो उसका नाम लेता है उसका बुरा होता है। अर्जुन ने हल्के से हंस दिया। मैं पत्रकार हूं भोला जी, मुझे सच चाहिए, डर नहीं। लेकिन भोला की आंखों में जो डर था वह अर्जुन को थोड़ा परेशान कर गया। उस रात जब अर्जुन ढाबे के छोटे से कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, उसे बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी इंजन की आवाज थी, लेकिन पुरानी और टूटी फूटी, जैसे कोई मशीन अपनी आखिरी सांसें ले रही हो। उसने खिड़की से बाहर झांका। कोहरे में दूर सड़क पर 2 पीली लाइटें झिलमिलाती दिखीं। वह बस थी। उसकी खिड़कियां धूल से अटी थीं और उसका रंग ऐसा था जैसे सालों से उसे रंगा न गया हो। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी मौजूदगी। वह सड़क पर रुकी बिना किसी ड्राइवर के। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह अपनी कैमरा उठाने ही वाला था कि बस की लाइटें अचानक बुझ गईं और वह कोहरे में गायब हो गई। ये क्या था? अर्जुन ने खुद से पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी जांच शुरू की। वह चंदनपुर के पुराने बस डिपो गया जहां उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स मिले। वहां काम करने वाला एक बूढ़ा कर्मचारी रामू काका अर्जुन को देखकर चौंका। तुम उस बस के बारे में पूछने आए हो ना? उसने कहा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो बेटा? अर्जुन ने धैर्य से कहा। मुझे सिर्फ सच चाहिए काका, उस बस की कहानी क्या है? रामू काका ने एक लंबी सांस ली और बताना शुरू किया। 50 साल पहले 1975 में एक बस थी चंदनपुर से लखनऊ जाने वाली। उसका नंबर था यूपी 17666। एक रात वह बस पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी जब उसका एक्सीडेंट हो गया।
सड़क खराब तो ये बस वही बस है? रामू काका ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन वह बस नहीं है, वह शैतान की सवारी है। कल्याणी की आत्मा उसमें बसती है। वह हर उस इंसान को ले जाती है जो उस बस में चढ़ता है। अर्जुन को यह कहानी दिलचस्प लेकिन अविश्वसनीय लगी। वह और सबूत ढूंढने निकला। चंदनपुर के बाजार में उसे एक औरत मिली, सुमन देवी। सुमन की उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन उनके चेहरे पर दुख की ऐसी लकीरें थीं जैसे वह सालों से रो रही हों। मेरा बेटा, मेरा रवि, सुमन ने कांपती आवाज में अर्जुन से कहा। वह पिछले साल उस बस में चढ़ा था। मैंने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। अब वह गायब है। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं उस आत्मा से बात करूंगी, उन्होंने कहा। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। अर्जुन को सुमन की बातें पागलपन लगीं, लेकिन उनके दर्द ने उसे झकझोर दिया। उसने फैसला किया कि वह सुमन की मदद करेगा, अगर सिर्फ उनकी तसल्ली के लिए ही सही। उसी शाम अर्जुन को एक और शख्स मिला, राकेश यादव। राकेश एक लोकल बस ड्राइवर था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। जब अर्जुन ने उससे बस के बारे में पूछा, राकेश का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं उस बस को जानता हूं, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे देखा है और मुझे लगता है ये मेरी गलती है। राकेश ने बताया कि कई साल पहले वह एक बस ड्राइवर था जिसने एक रात गलत सिग्नल दे दिया था। उसकी गलती से एक दूसरी बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कई लोग मरे थे। मुझे लगता है वह आत्मा मुझसे बदला ले रही है, राकेश ने कांपते हुए कहा। मैं हर रात उस बस की आवाज सुनता हूं। अर्जुन को राकेश की बातों में कुछ सच्चाई दिखी। उसने सोचा कि शायद इस कहानी में सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि कोई गहरा सच छिपा है। उसने सुमन और राकेश को अपने साथ लिया और फैसला किया कि वे बाबा कालानाथ से मिलेंगे, एक तांत्रिक जो जंगल में रहता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह आत्माओं से बात कर सकता है। जंगल का रास्ता ऐसा था जैसे वह खुद कोई जीवित प्राणी हो। घने पेड़ों की छाया में सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। हवा में एक सड़न की गंध थी और हर कदम पर पत्तियों की खड़खड़ाहट ऐसी लगती थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, सुमन और राकेश बाबा कालानाथ के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। उनके दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। सुमन ने अपनी चुनरी कसकर पकड़ रखी थी। उनकी आंखें अपने बेटे रवि की तस्वीर पर टिकी थीं, जो उन्होंने अपने गले में एक ताबीज की तरह लटका रखा था। राकेश का चेहरा पसीने से तर था। उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़ रही थीं, जैसे उसे डर हो कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। अर्जुन, जो सबसे आगे चल रहा था, अपने कैमरे को कसकर पकड़े हुए था। उसकी पत्रकारीय जिज्ञासा अभी भी उसके डर पर भारी थी। कितना दूर और है? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज गई। सुमन ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और। लोग कहते हैं बाबा का आश्रम जंगल के दिल में है। राकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह इस जगह से जितनी जल्दी हो निकलना चाहता था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। सुमन ने डर से अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। ये सामान्य नहीं है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अचानक दूर से एक आवाज आई, एक पुरानी बस के इंजन की टूटी फूटी आवाज। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। वह बस, क्या वह यहां भी है? राकेश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन आवाज उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी आई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। चलो, हमें रुकना नहीं चाहिए, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। कई घंटों की मुश्किल यात्रा के बाद वे आखिरकार आश्रम पहुंचे। यह एक गुफा थी जिसके मुहाने पर काले पत्थरों से बनी एक छोटी सी मूर्ति थी, मां काली की। गुफा के अंदर अगरबत्ती और लोबान की गंध थी और दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे जो देखने में प्राचीन मंत्रों जैसे लगते थे। गुफा के बीच में एक छोटा सा हवन कुंड था जिसमें आग की लपटें धीरे धीरे नाच रही थीं, और वहां हवन कुंड के पास बैठे थे बाबा कालानाथ। बाबा एक दुबले पतले व्यक्ति थे जिनकी लंबी दाढ़ी और उलझे हुए बाल उन्हें किसी प्राचीन ऋषि जैसा बनाते थे।
उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे आपकी आत्मा को भेद सकती हों। उन्होंने त्रिशूल के आकार का एक तिलक अपने माथे पर लगाया था और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। जैसे ही अर्जुन, सुमन और राकेश गुफा में दाखिल हुए, बाबा ने अपनी आंखें उठाईं और उन्हें देखा। तुम यहाँ क्यों आए हो? उनकी आवाज गहरी और भारी थी, जैसे वह गुफा की दीवारों से गूंज रही हो। सुमन ने आगे बढ़कर अपने हाथ जोड़े। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। वह उस भूतिया बस में चढ़ गया था। मुझे लगता है उसकी आत्मा अभी भी उसमें कैद है।